हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन स्कूल इंडिया प्लेटफॉर्म पे। मैथ्स की क्लास मैं ले रहा हूँ। नाम है जी मेरा नवीन नाम है जी मेरा नवीन सुतार नाम है नवीन। ओके, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ मैं। आज मैं आपके लिए चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। प्रश्नावली है आपके सामने, तीसरा प्रश्नावली है दो चर वाले रेखिक समीकरण। इसे अपन आज करेंगे, है ना। इसका आज की क्लास में क्या क्या करने वाले हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, ये 3 एग्जाम्पल करेंगे। उसके साथ साथ अपन इसका बेसिक थोड़ा सा समझेंगे ना कि आपकी 3.1 के अंदर क्या होने वाला है। तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। हल्का सा मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ। देखिए चैप्टर का नाम, देखिए हल्का सा क्या है, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण, है ना। इसके बारे में मैं बात करूंगा, दो चर वाले रेखिक समीकरण क्या है। वैसे चर की बात अगर करें तो आपको पता होगा कि x और y के मान को जनरली हम चर कहते हैं ना। x और y को अपन जनरली चर मानते हैं। a b c जो है इन्हें भी अपन चर ही मानते हैं, लेकिन यहाँ इन्हें अपन अचर के रूप में काम में लेते हैं। इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू फिक्स रखते हैं अपन, ठीक है। बाकी की बात अपन बाद में करें। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मुझे दो लाइनों का समूह बना के दिखाएं। आप लोग मुझे दो लाइनों का समूह बना के दिखाएं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी तरह से दो लाइनें खींच के दिखाएं। दो लाइनें कैसे खींच सकते हैं, तो आप लोग आप कोशिश करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि आप लोग या तो लाइनें ऐसे खींच सकते हैं, या आप लाइन ऐसे खींच सकते हैं, या आप किसी ने ऐसे लाइन खींची होगी, एक लाइन इस तरह से, एक लाइन इस तरह से, किसी ने ऐसे खींची होगी, हो सकता है किसी ने ऐसे खींची हो, है ना। काफ़ी तरीके हो सकता है किसी ने ऐसे खींची हो। इस तरह से आप लाइनें खींच सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको अगर अच्छी तरह से देखें तो आप देखेंगे ये रेखा जो है ये समांतर रेखा कहलाती है। इन रेखाओं को अपन क्या कहते हैं, इन्हें अपन प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें अपन प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। इन्हें अपन प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। वहीं अगर मैं आपसे कहूँ इस लाइन की बात करें, किसी ने ऐसे बनाई होगी, तो इसे भी अगर लाइन को आगे बढ़ाया जाए तो देखा जाए तो ये भी समांतर ही है। ये रेखा भी क्या है, समांतर ही है। कोई कहते हैं सर मैंने तो ऐसे बनाई है, तो इन लाइन इस रेखा को भी अगर आगे बढ़ाओगे ना तो भैया ये भी कटेगी, ये रेखा भी आपके कटेगी, यानी कि ये रेखा भी इसी के जैसी है, प्रतिच्छेद रेखा ही बनती है। तो आपने ये बात नोटिस करी है कि रेखाएं जनरली देखा जाए तो दो तरीके से बनती है। रेखाएं दो तरीके से बनती है। कैसे, या तो वो रेखा समांतर बनेगी, या तो वो रेखा समांतर बनेगी, या फिर प्रतिच्छेदी बनेगी, प्रतिच्छेदी बनेगी। समांतर का मतलब ये दोनों लाइनें समांतर, इन दोनों का बीच का जो आपका जो गैप चल रहा है वो एक जैसा रहेगा, ये समांतर रेखा होती है। प्रतिच्छेदी रेखा कैसे, जैसे ये प्रतिच्छेदी रेखा है। यहाँ इस चैप्टर में एक और तरह का रेखा अपन मानेंगे, जिसे अपन कहते हैं, देखिए एक रेखा मैंने ये बनाई और एक जस्ट इसी के ऊपर एक रेखा मैंने और बना दी, इसी के जस्ट ऊपर मैंने एक रेखा और बना दी। इसे हिंदी में कहते हैं संपाती रेखाएं। क्या बोलते हैं, संपाती रेखाएं। बोलो आए समझ में, इतना सा आपको समझ में आए, संपाती रेखा है। तो बस अभी आप इतना याद रखिए कि मैं अगर दो रेखाओं का युग्म का मतलब होता है जोड़ा, मैं अगर दो रेखाओं का जोड़ा बनाऊं तो इन तीन तरीके से मैं बना सकता हूं। समझ में आया आपको, है ना। यहाँ आप इतना समझिए कि अगर दो रेखाएं जो समांतर बनती है तो अपन यहाँ देखेंगे कि कोई रेखा अगर कटेगी, अगर दो रेखाएं आपस में कटती है तो उनका आंसर आता है, तो उनका आंसर आता है। क्या याद रखोगे कि दो रेखाएं अगर कटेगी तो उनका आंसर आता है, और अगर रेखाएं नहीं कटेगी तो उनका आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ आप देखेंगे यार ये रेखाएं जो कट नहीं रही, तो हम कहेंगे यहाँ इनका आंसर नहीं आने वाला है। बस इतना याद रखिए, इनका आंसर नहीं आएगा, इनका आंसर आएगा, इनका आंसर आएगा। लेकिन ये एक ही पॉइंट पे कट रही है तो इसका आंसर सिर्फ एक आएगा। एक का मतलब एक अंक नहीं आएगा, एक का आंसर मतलब एक का मतलब होगा कि एक ही वैल्यू आएगी, है ना। ये यहाँ देखें तो अपन देखते हैं यार ये रेखाएं तो पूरी की पूरी कट रही है, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ रही है, तो हम कह रहे हैं यार ये तो पूरी कट रही है, ये तो लाइन पूरी की पूरी कट रही है। तो इसका मतलब क्या कहें, इसका मतलब इसके ऊपर अनंत बिंदु है, इतने बिंदु है हम इन्हें गिन भी नहीं सकते। तो हम कहेंगे यहाँ इनके जो हल होंगे, इनका जो आंसर होगा वो अनंत होगा, बहुत सारा होगा, है ना। आया समझ में, इसके आंसर क्या होंगे, बहुत सारे होंगे। इतना सा आपसे आपको क्लियर हुआ। चलिए ये सारी बातें मैं करा रहा हूँ क्योंकि ये सारी बातें इस चैप्टर से संबंधित है, और ये आपको समझ में आएगी तभी आपका चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं यहाँ बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूँ, आप इसे एक बार गौर से देखिएगा। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये मैंने लिखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसे मैंने आप लोगों के सामने ये डिलीट किया, ये मैंने इसको डिलीट किया। आप लोगों से रिक्वेस्ट क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ऑर्डर कर रहा हूँ कि आप ये जो लाइन मैंने लिखी है इसे वापस लिख के दिखाएं जल्दी से। आप लोगों का जो ध्यान था क्लास के ऊपर कितना था वो मुझे जल्दी से बताएं। आप इसे लिख के दिखाएं जो मैंने लिखा था, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना, कि आपको कब चैप्टर समझ में आ गया, है ना। चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा लेकिन आपको पता नहीं लगेगा। ये जो मैंने लिखा था, क्या सबने ऐसा ही लिखा, ax प्लस बी वाई
प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। क्या सभी ने ऐसा लिखा? याद रखिए इसे एक रेखिक समीकरण का मानक रूप कहा जाता है। किसे? रेखिक समीकरण का मानक रूप, रेखिक समीकरण का मानक रूप कहते हैं। अब मानक रूप की बात करिए, मानक क्या है? मान लीजिए मैं आपके सामने कहता हूं यहां ए बी और सी ये अचर को डिनोट करते हैं। किसे? अचर को। ए बी और सी, ए बी सी। अचर का मतलब होगा ये अंक होंगे, ये अंक होंगे। अ से अपहचानी, अ से अपहचानी ये अंक होंगे। और वहीं चर की बात करें, चर की बात करें तो ये एक्स वाई ना, ये अंक नहीं होंगे, ये अंक नहीं होंगे। उदाहरण के तौर पे देखिए, एक उदाहरण समझिए। जैसे मैंने कहा 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। मैंने कहा 2x प्लस 3y प्लस 4 का मान जीरो के बराबर है। तो ये जो मैंने लाइन लिखी है इसे एक समीकरण कहा जाता है, इसे एक समीकरण कहा जाता है। समीकरण इसे तब कहते हैं जब बराबर का साइन हो। देखिए समीकरण के अंदर बराबर का साइन है ना, जरूरी है। अगर मैं इतना ही लिखूं तो ये एक बहुपद है, ये एक बहुपद कहा जाएगा। लेकिन इसको अगर बराबर करके कुछ भी लिखा जाए, जैसे जीरो लिखा है, कुछ और भी लिख सकते हैं, तो इसे अपन क्या कहते हैं? इसे अपन समीकरण कहते हैं। क्या आपको इतना समझ आया? अब मैं आपसे कहूँ यहाँ x एक चर है, यहाँ y एक चर है, वहीं x का जो गुणांक है, जो गुणे में जो अंक है, उसे कितना कहेंगे? 2 कहेंगे। यहाँ मैं आपसे कहूँ y का गुणांक बताएं तो आप 3 बताएंगे, और अचर पद अगर आपसे मैं पूछूं तो आप कितना बताएंगे? 4 बताएंगे। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? अच्छे से समझ में आई? तो एक छोटा सा उदाहरण आपके लिए और दे रहा हूँ, मुझे इसका आंसर आप बताएं। मैंने लिखा है -3x, x है ना, -3x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ आप मुझे ए बी सी का वैल्यू बताएं, ए बी और सी का वैल्यू बताएं। क्या आप लोगों ने ए का वैल्यू सोच के देखिए कितना आएगा? -3। किसी ने अगर 3 लिखा है तो गलत है, -3 आएगा। बी का वैल्यू क्या लिखेंगे? बी का वैल्यू क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ इसके गुणे में कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। हाँ है, क्या है? माइनस। लेकिन माइनस अकेला नहीं हो सकता, ये 1 लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? इसको 1 में लिखेंगे। अगर इसके गुणा में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब होगा वो 1 है। 1 क्यों? देखिए मैंने कहा वाई, अगर इसको 1 से गुणा करें ना तो वाई वापस आएगा। अगर कोई कहते सर कुछ नहीं का मतलब जीरो लगा दो, कुछ नहीं का मतलब जीरो लगा दो, तो वाई को जीरो से गुणा करने पे तो जीरो आंसर आएगा। लेकिन यहाँ तो वाई है तो आपको जीरो नहीं ला सकते, आप क्या कहेंगे? वाई कहेंगे। तो वाई के गुणे में हम हमेशा कितना मानते हैं? 1 मानते हैं। अगर किसी की पद चर के साथ में कुछ भी ना हो तो वहाँ पर 1 लिखेंगे। बोलो आसान है। और मैं आपसे कहूँ सी का वैल्यू बताएं तो कितना कहेंगे? अपन कहेंगे 2। बोलो आपको ए बी सी का वैल्यू पहचानना है? अच्छे से समझ में आया? चलिए ठीक है। अब यहाँ बात करता हूँ मैं कि इस चैप्टर के अंदर आप क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है 2 चरों वाले रेखिक समीकरण। अब मैं चैप्टर के नाम पे आता हूँ। क्या है? देखिए 2 चरों वाले रेखिक समीकरण, है ना, 2 चरों वाले रेखिक समीकरण। तो यहाँ 2 चर कौन से होंगे? x और y। रेखिक क्यों बोला? कि अगर आप इस समीकरण को, जैसे मैंने एक समीकरण लिखा है 2x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये एक मैंने समीकरण लिखा है। अगर आप इस समीकरण को सरल करोगे तो 100% आपको एक रेखा मिलेगी, आपको एक सीधी रेखा मिलेगी। समीकरण युग्म, युग्म का मतलब क्या होगा? जोड़ा। आपको हर क्वेश्चन के अंदर 2 रेखाओं के समीकरण देंगे, उन्हें आपको सरल करके दिखाना होगा। ये इस चैप्टर का आपका बड़ा बड़ा काम रहेगा। ठीक है, अब मैं आपके उदाहरण से शुरू करता हूँ। आपका आज का पहला उदाहरण रहेगा, क्या है? देखिए आज का पहला उदाहरण रहेगा आपके सामने, ये लिए उदाहरण नंबर 1 है। उदाहरण शुरू करें इससे पहले हल्का सा आप लोगों से मैं कह रहा हूं, मैं कहता हूं एक लड़का है रमेश और एक है महेश। देखिए मैं आपको पहले कह रहा हूं, आप ये सारी चीज़ें पहले समझ लेंगे ना तो चैप्टर करना आसान रहेगा। बाकी जगह आपको क्या होगा कि जैसे उदाहरण है तो आपको सीधे उदाहरण करा दिए जाएंगे, आपको सीधे प्रश्नावली के प्रश्न है तो वो सीधे वो करा दिए जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उदाहरण करने से, प्रश्न करने से क्या मतलब है ना। तो पहले आप समझ लीजिए कि करना क्या है, उसके बाद अगर आप उदाहरण करेंगे तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आएंगी। एक रमेश है एक महेश है। मैं कह रहा हूँ इन दोनों बच्चों की अगर उम्र को जोड़ा जाए, इन दोनों बच्चों की अगर उम्र को जोड़ा जाए तो कितनी आती है? 30 आती है। कितनी आती है? 30 आती जाती है। तो मैंने कहा अभी रमेश की उम्र मुझे नहीं पता, इसे x मान लेते हैं। y क्यों प्लस क्यों लिखा मैंने? क्योंकि दोनों को जोड़ना है। ये क्या बनेगा? एक समीकरण बनेगा। ये क्या बना? एक समीकरण, सिंपल सा एक समीकरण बना है। इस तरह से आपको आगे क्वेश्चन मिलेंगे, उन्हें आपको सॉल्व करना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। पहला प्रश्न कहता है हम अनुच्छेद 3.1 में दिया गया उदाहरण लेते हैं। आपके जब ये चैप्टर शुरू होता है तो वहाँ एक अनुच्छेद दे रखा है। कह रहा है अकीला नाम की लड़की एक मेले में 20 रुपये लेकर जाती है और वह चरखी की सवारी करना तथा हुपला खेलना चाहती है। हुपला एक छोटा सा गेम होता है, एक किसी भी आइटम के ऊपर आप रिंग फेंकते हैं तो वो आइटम आपका हो जाता है, इसे अपन हुपला बोलते हैं। इन स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफीय ज्यामिति में व्यक्त करना है।
इस चैप्टर के अंदर देखिए यहाँ मैंने ग्राफ भी ले रखा है, तो यहाँ से इस चैप्टर में आपका ग्राफ का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और ग्राफ का क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ बड़ा ही आसान आता है, आप इसमें पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं और बड़ी आसानी से इसमें ला सकते हैं। ठीक है, तो करिए क्वेश्चन करते हैं। अब मैं वहाँ चलता हूँ, आपका अनुच्छेद क्या दे रखा था, वहाँ अनुच्छेद में कहता है कि अखिला अपने गाँव के एक मेले में गई है, वह चरखी की सवारी करना चाहती है, उसको झूले खाने हैं और दूसरा उसको हुपला वाला गेम भी उसको खेलना है। आगे क्या लिखा है, ये हुपला को समझाया गया यहाँ से यहाँ तक कि हुपला क्या होता है। उसके बाद लिखा है जितनी बार उसने हुपला खेला, जितनी बार उसने हुपला वाला खेल खेला है उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की है। मतलब हुपला ज़्यादा बार खेला है और चरखी इसने कम बार खेली है। मैं मान लीजिए मैं कहता हूँ कि उसने हुपला वाला गेम कितनी बार खेला है, 10 बार। तो क्या कहता है, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला है, यानी कि मान लीजिए 10 बार खेला है, उससे आधी बार उसने चरखी करी है। तो ये हुपला है तो चरखी कितनी बार करेगा, चरखी करेगा ये 5 बार, इससे आधा, इससे आधा। क्या आपको ये समझ में आया? यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपये तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करना पड़ता है। यानी कि भाई अगर वो चरखी वाली झूले खाती है तो उसे क्या करना पड़ता है, उसे 3 रुपये का भाड़ा देना पड़ता है, और वहीं अगर ये हुपला गेम खेलती है तो उसे 4 रुपये लगते हैं। कहता है तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी करी है और कितनी बार हुपला वाला खेल खेला है, जबकि इसके लिए उसके पास रुपये कितने थे, 20 रुपये थे। क्या आपको कुछ समझ में आया क्या था क्वेश्चन? तो मुझे ये दोनों स्टेटमेंट जो है इसे पहले समीकरण के रूप में बनाना है और फिर इसे सरल करना है। ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ इसको हटा देता हूँ, यहाँ से इसका काम नहीं है मुझे, इसे मैं साइड में कर लेता हूँ। थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों को याद रखने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, भले कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ कि इसके समीकरण कैसे बनाया जाए। हल, सबसे पहले इन्होंने बात बोली है, यहाँ कहता है, देखिए फिर से इसको हल्का सा दिखा देता हूँ मैं आपको। एक तो ये हुपला गेम खेलता है और दूसरा इसने क्या करा है, चरखी की सवारी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं हुपला और यहाँ लिखता हूँ मैं चरखी। ओके, मानते हैं कि हुपला उसने कितनी बार खेला है, x बार, और चरखी उसने कितनी बार खेली है, y बार। चरखी कितनी बार खेली, y बार। तो यहाँ से कहते हैं कि जितनी बार उसने हुपला खेल खेला है उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी करी है। यानी कि चरखी की सवारी आधी है किसकी, हुपला के गेम की। कितनी बार खेला उसका आधा करना है। तो देखिए हुपला कितनी बार खेला है, x बार, चरखी कितनी बार खेला है, y बार। तो समीकरण के अनुसार जैसा इसने बोला है, इसने कहा चरखी क्या है, चरखी क्या है, आधी है किसका, हुपला। जितनी बार भी हुपला खेला है उसका आधा करोगे तो चरखी की बराबर बनेगी। चरखी कितना है देखिए, y बार, 1/2 ऑफ हुपला कितना है देखिए, x बार। तो यहाँ एक समीकरण बनता है y बराबर 1/2 x, 1/2 x। हमें y नहीं पता है कि उसने चरखी कितनी बार खेली है, हमें x भी नहीं पता है कि उसने हुपला कितनी बार खेला। तो यहाँ एक छोटा सा समीकरण बनता है। बोलो आया समझ में? अब यहीं से दूसरा समीकरण और बनता है, क्या कहता है देखिए, प्रत्येक बार की सवारी के लिए 3 रुपये तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपये लगे। देखिए इसने हुपला गेम खेला है प्लस इसने चरखी वाला भी गेम खेला है। रुपए कितने लगे हैं, 20 रुपये इसके पूरे खर्च करने हैं। याद रखिए क्या कहता है, अगर वो झूले खाती है तो 3 रुपये लगते हैं। झूले कौन से है, चरखी। तो एक झूले का कितना रुपये लगता है, 3 रुपये लगता है। तो मैंने इसे 3 से गुणा किया कि जितनी बार भी झूले खाएंगे उसको 3 से गुणा कर देंगे। फिर हुपला खेलने के लिए कितना लगता है देखिए, 4 रुपये। यानी कि हुपला हमने कितना माना कि उसने x बार खेला है, तो इससे किससे गुणा कर लेंगे अपन, 4 से, क्योंकि 4 रुपये का एक हुपला खेला जाता है। बोलो ये चीज़ कैसे करी मैंने, आपको कुछ समझ में आया क्या? यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि अपने पास जगह जो है थोड़ी लिमिटेड है। क्या आपको ये जो मैंने कुछ भी लिखा है आपको ये सारा समझ में आया किस तरह से करा? हमने सबसे पहले क्या करा है, हमने ये माना कि भाई हुपला x बार खेला है, चरखी y बार खेला है। फिर सवाल ने कहा कि चरखी जो है वो हुपला की आधी है, तो हमने कहा चरखी है y बराबर आधी है किसकी, 1/2 x। फिर दूसरी बात इसने कही कि 4 रुपये लगते हैं किसके, हुपला की, और जो चरखी है उसके कितने रुपये लगते हैं, 3 रुपये। तो इसको गुणा करके देखें क्या बनेगा, 20 बनेगा। ये कहेंगे समीकरण नंबर 1 और इसे कहेंगे अपन समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को अपन बारी बारी से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर अपन निकालेंगे। दोनों समीकरण को किस तरह से सॉल्व करा जाता है वो देखिए। सबसे पहले समीकरण की बात करें, समीकरण 1 कि समीकरण 1 को कैसे सरल करा जाता है। समीकरण 1 से समीकरण 1 को आप किस तरह से सरल करने वाले हैं,
याद रखिएगा समीकरण को सरल करने का मतलब क्या होता है, इसको किस तरीके से करा जाता है। एक छोटा सा टॉपिक आप याद रखिए, आपको एक तरह से हिंट बता रहा हूँ। जब भी किसी समीकरण को सॉल्व करा जाता है, याद रखिएगा जो अकेला हो उसे सॉल्व करिए, जो अकेला हो उसे सॉल्व करिए, या तो x को या फिर y को। यहाँ देखिए y अकेला है, इसे अपन सॉल्व करने का मतलब इसे छेड़ेंगे नहीं, x की जगह कुछ ना कुछ वैल्यू रखेंगे, कुछ ना कुछ मान अपन रखेंगे। इसी तरह से यहाँ बात करें, यहाँ देखेंगे, यहाँ ये x भी अकेला नहीं है और y भी अकेला नहीं है, तो सॉल्व करते समय याद रखिएगा उस बंदे को सॉल्व करना है। उस बंदे को सॉल्व का मतलब, जैसे इसके गुणे में कितना लिखा है 4, 4 का भाग आप यहाँ देखिए, 4 का भाग यहाँ देखिए 20 में जाता है क्या, हाँ, तो इसका मतलब मैं इसे नहीं छेड़ूंगा, जिसका भाग जाता है उसे अपन नहीं छेड़ेंगे, y की जगह पे अपन वैल्यू रखेंगे। अच्छी बात बता रहा हूँ, फिर से समझिएगा, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, 3 का भाग देखिए y में नहीं जाता, 3 का भाग y में नहीं जाता, इसका मतलब जिसका भाग नहीं जाता है उसे अपन वैल्यू रखेंगे, वहाँ अपन वैल्यू कुछ ना कुछ रखेंगे। x का मान देखिए 4 लिखा है, ये 4 का भाग इसमें जाएगा, यानी इसे अपन नहीं छेड़ेंगे, जिसका भाग जाएगा मैं उसे नहीं छेड़ूंगा। ओके, अब कैसे सॉल्व करते हैं ये सारी बातें अपन यहाँ समझ कर देखते हैं। सबसे पहले मैं पहला समीकरण सॉल्व करता हूँ। लिखा है y बराबर, समीकरण कहता है कि y का मान 1/2x है, 1/2x है। यहाँ इनकी टेबल बना लेते हैं, छोटी सी टेबल बना देते हैं। देखिए टेबल कैसे बनती है, किस तरह से उसमें वैल्यू रखी जाती है, अच्छे से आप लोग सीखिए। एक बार x लिखिए, दूसरी बार y लिखिए। देखिए आप x की जगह कुछ ना कुछ वैल्यू मानेंगे तो वो y की वैल्यू अपने आप आपको बनेगी। जैसे मान लीजिए मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो बनेगा 1 एकम 1, 1 में भाग देंगे 2 का तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो अपन ऐसी वैल्यू लेंगे कि पॉइंट में आंसर ना आए। मैं x की जगह कितना रख देता हूँ 2, x की जगह मैं कितना मानता हूँ 2 मानता हूँ। माना x बराबर कितना कि हम x की जगह 2 मान के रखते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आता है। बनेगा y बराबर 1/2, x की जगह कितना माने अपन 2, 2 से 2 काटी, एक बार बनेगा, तो y का वैल्यू क्या मिला देखिए 1 मिला है। इसे आप हाईलाइट करिए और यहाँ टेबल में भर दीजिए, टेबल में भर दीजिए। टेबल में क्या कहेंगे कि जब मैंने x की जगह 2 रखा था तो मुझे y का वैल्यू कितना मिला है, मुझे 1 मिला है। क्या आपको ये समझ में आया किस तरह से करा मैंने? ठीक है, इसी तरह से एक वैल्यू आपको और मानना है। आगे बढ़े, x की जगह आपको कितने, टेबल के लिए मिनिमम आपको 2 वैल्यू होनी चाहिए, अब 3 भी ले सकते हैं। मैं 3 वैल्यू आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। दूसरा कहें, समीकरण बार बार यही काम में आएगा। आप x की जगह जैसे मैंने 2 रखा है, अब क्या रखें 3, तो बनेगा 3/2, पॉइंट में आंसर आएगा। 4 रखिए, देखिए x की जगह कितना रखिए देखिए 4, 4 रखिए, क्या बनेगा, समीकरण कहता है y बराबर 1/2, x की जगह रखा मैंने 4, काटी कितनी बार बनेगा 2 बार, तो y का वैल्यू क्या मिला है 2। क्या वैल्यू मिला है मुझे 2। लिखिए वैल्यू कि मैंने x की जगह पे जब 4 पुट करा तो y का वैल्यू क्या मिला है मुझे 2 मिला है। इसी तरह से जब आप 3 रखेंगे, इसी तरह से जब आप 6 रखेंगे, कितना रखेंगे x की जगह 6, तो बनेगा आपके पास 6/2 यानी कि 3। तो ये वैल्यू मैं सीधा लिख रहा हूँ, x की जगह अगर मैं 6 रखूँ तो मुझे y का वैल्यू क्या मिलेगा 3 मिलेगा। ये टेबल मैंने कैसे बनाई सबको समझ में आइए। देखिए हो सकता है कि काफ़ी बच्चों को ये पहले से आता हो, है ना, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अपनी क्लास के अंदर जितने भी बच्चे बैठे हैं वो सारे के सारे इंटेलिजेंट नहीं हो सकते, है ना। कुछ बच्चे को जो कैचिंग पावर होगी वो अच्छी होगी, कुछ बच्चों की थोड़ी कम होती है। तो मैं चाहूँगा कि भाई सारे बच्चों को समझ में आए, है ना। सारे बच्चे जो वो क्लास में टॉप करने चाहिए भी। अगर 100 बच्चे क्लास में और उसमें सिर्फ 10 बच्चे टॉप करें फिर पढ़ाने का क्या मतलब। 100 बच्चे हैं, 100 में से 100 टॉप करने चाहिए, है ना। इस तरह से अपन पढ़ेंगे। बोलो पहली टेबल क्लियर है। ये पहला समीकरण से मेरे को पहली टेबल मिली है। अब बात करेंगे अपन दूसरे समीकरण की। अब बात करेंगे दूसरे समीकरण की, समीकरण 2। अब समीकरण 2 को सरल करेंगे। समीकरण 2 क्या लिखा है, समीकरण 2 कहता है 4x + 3y = 20। अब देखिए किसको सरल करना है किसको नहीं करना है। देखिए 4 का भाग 20 में जाता है, यानी इस पद को अपन नहीं छेड़ेंगे, इस पद को अपन नहीं छेड़ने वाले हैं। यहाँ छेड़ेंगे, यहाँ इसको छेड़ेंगे। किस तरह से छेड़ना है, देखिए अगर मैं y की जगह 1 रखता हूँ, कितना रखता हूँ देखिए 1, तो बनेगा 3 एकम 3। क्या बनेगा 3 एकम 3। सरल करने के लिए ये 3 मुझे वहाँ भगाना पड़ेगा, 20 में से क्या करना पड़ेगा 3 कम करना पड़ेगा, बनेगा 17। और आप देखते हैं कि 4 का भाग अगर 17 में दूंगा तो नहीं जाएगा, यानी कि यहाँ वैल्यू ऐसी हो, यहाँ वैल्यू ऐसी बने जिसमें 4 का भाग जाए, जिसमें 4 का भाग जाए। तो सबसे पहले तो 20 खुद ऐसी है जिसमें 4 का भाग जाता है। 20 कब आएगा, अगर y की जगह अपन 0 मान लें, अगर y की जगह अपन कितना मान लें 0। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बता देता हूँ मैं इसी क्वेश्चन के लिए, सारे क्वेश्चन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
आप जब भी मान मानिए, है ना, कहते हैं ना कुछ वैल्यू मानिए, तो हमेशा आप 0 मान के देखिए, 1 मान के देखिए, 2 मान के देखिए, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4 और -5। जनरली आप ये वैल्यू मानेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसे हटा देते हैं, है ना। बाकी काफ़ी बच्चों का ये दिक्कत रहता है कि सर वैल्यू क्या माने, वैल्यू क्या माने। मैं कह रहा हूँ -5 से लेके +5 तक की वैल्यू आप मान लीजिए। यहाँ मैं y का वैल्यू क्या रख रहा हूँ, 0। y क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 4 का भाग इसमें जाएगा, तो इसे अपन नहीं छेड़ने वाले। हमने कहा y बराबर कितना रखें, देखिए 0। समीकरण देखिए वापस, लिखा है 4x + 3, y की जगह मैंने रखा है 0, बराबर कितना बन रहा है 20। ये 3 × 0 करेंगे क्या बनेगा, 0 ही बनेगा, इसका खेल खत्म हो गया। x के गुणे में 4 है, अगर कहें तो भाग में, अगर यहाँ से हटाएंगे तो कहाँ जाएगा, भाग में, बनेगा 20/4, यानी कि x का वैल्यू मिला है मेरे पास 5। क्या वैल्यू मिला है मेरे पास, 5 वैल्यू मिला है। इसे टेबल में फिल करिए। तो इसके लिए आपको अलग टेबल बनानी पड़ेगी, इसके लिए आपको अलग टेबल बनानी पड़ेगी। दूसरी टेबल बनाते हैं अपन यहाँ पे। ये समीकरण नंबर 2 के लिए है। यहाँ x लिखिए, यहाँ y लिखिए। हमने कहा मैंने y की जगह 0 माना, y की जगह मैंने जब 0 माना है तो मुझे x का वैल्यू कितना मिला है, 5। और एक बात का ध्यान रखिए, जो वैल्यू माने आप उसी की जगह लिखिए। ऐसा नहीं कि आप 0 ऊपर लिख रहे हो और 5 नीचे लिख रहे हो, वो गलत हो जाएगा। दूसरी बात, अब क्या माने, यहाँ देखिए 20 में से कितने घटे, जैसे मान लीजिए 3 की जगह, y की जगह अगर मैं 1 वैल्यू मानूँ तो 3 एकम 3 बनता है, नहीं हटेगा। यहाँ 2 रखें, यहाँ रखें 2, तो बनेगा 3 दूनी 6। कितना बनेगा, 3 दूनी 6। 6 जब वहाँ भेजेंगे तो बनेगा 20 - 6। 20 में से 6 घटाएंगे बनेगा 14, 14। 14 में 4 का भाग पॉइंट में जाएगा, कितने में जाएगा, पॉइंट में। तो ये रखने से कोई मतलब नहीं। y की जगह 3 रख के देखिए, बनेगा 3 तिये 9। कितना बनेगा, 3 तिये 9, 3 तिये 9। 9 20 में से हटाएंगे बनेगा 11। 11 में 4 का भाग नहीं जा पाएगा, 3 रखने से फायदा नहीं है। अब 4 रख के देखिए, 3 चौके 12, 3 चौके 12। 12 20 में से कम करेंगे तो बनेगा 8। कितना बनेगा, 8। और 8 में 4 का भाग आराम से जाता है। बोलो आया समझ में, कैसे करा मैंने। तो y की जगह कितना मान रहे अपन, 4। y बराबर कितना रखें, 4। जब आप y की जगह 4 रखें, यहाँ कर लेता हूँ। समीकरण क्या है, समीकरण कहता है 4x + 3, और y की जगह हमने कितना माना है, 4। कितना कह रहा है, ये आ रहेगा 20 के बराबर। 4x + 4 3 कितने, 12 बराबर 20। ये 12 कहाँ जाएगा, माइनस में, बनेगा 4x 20 - 12। 4x का वैल्यू क्या मिलेगा, 8। और x का वैल्यू हम देखेंगे, 8 में 4 का भाग 2 बार जाएगा। x का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, 2। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे अपन कि हमें x का वैल्यू 2 मिलता है जब मैं y की जगह कितना मानता हूँ, 4। y की जगह कितना वैल्यू मानता हूँ मैं, 4 वैल्यू मानता हूँ। क्या आपको समझ में आया मैंने किस तरह से करा है। ठीक है, यहाँ 2 ही पॉइंट ले रहा हूँ, तीसरा पॉइंट आप लेके ट्राई करिएगा, अपना काम यहाँ पे खत्म होता है। याद रखिए, हमेशा आपको 2 समीकरण देंगे। कभी कभी समीकरण ना देखिए, स्टेटमेंट देता है ना, जैसे ये आपको स्टेटमेंट देके रखा था। ये दोनों समीकरण मिलेंगे, इन दोनों समीकरणों को बारी बारी से सरल करना है। सरल करके इनकी टेबल बनानी है। टेबल बनाने के बाद अब आपका लास्ट जो काम बचेगा वो बनेगा ग्राफ का काम। पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा सा लंबा टाइम ले रहा हूँ और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आपको समझ में आ जाएंगे तो ये सारी चीज़ें बड़ी आसान लगेगी। लंबा क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं आपको समझा के कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा, उसको मैं इतना समझाते हुए नहीं चलूँगा, और उसमें आपका टाइम भी है जो बहुत कम लगने वाला है। अब आते हैं अपन ग्राफ की तरफ कि ग्राफ कैसे बनाया जाए। काफ़ी बच्चों को ग्राफ भी बनाना आता है। ग्राफ ले लेते हैं और इसे बड़ा कर लेते हैं, ये लीजिए। ओके, लगभग आपका ग्राफ यहाँ पे आपको सबको दिख जाएगा अच्छे से। ठीक है, सही है। अब आते हैं अपन ग्राफ को किस तरह से बनाया जाए। पहले समीकरण के लिए पहली टेबल है, दूसरे समीकरण के लिए दूसरी टेबल है। अपन इन वैल्यू को देखते चलेंगे और ग्राफ बनाते चलेंगे। ग्राफ बनाते समय ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। यहाँ प्लस के मान होते हैं, यहाँ माइनस के मान होते हैं। ऊपर प्लस के मान वाई में और यहाँ नीचे वाई के मान माइनस में होते हैं। कहता है एक्स का मान 2 हो, x का मान 2 हो तो आपको 2 पे लाके आपके पेंसिल रखना है। और कहता है यहाँ y का मान 1 आना चाहिए, y का मान 1 आना चाहिए। तो हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे और इसको हाईलाइट कर देंगे। पहला पॉइंट आपके यहाँ लगेगा। फिर कहता है x का मान तो 4 हो, x का मान तो 4 हो, y का मान 2 हो। y का मान कितना हो, y का मान आपके पास 2 हो, तो अपन ये दूसरा पॉइंट लगाएंगे। फिर कहता है x का मान 6 हो, x का मान तो 6 हो, y का मान 3 हो,
y का मान कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो ये मैंने तीसरा पॉइंट लगाया। बोला है समझ में किस तरह से लगाया? इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए आपको एक लाइन बनानी है। तो चलिए लाइन बना लेते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को लेते हुए आपको लाइन बनानी है। ये बनेगी आपकी लाइन यहाँ से, ठीक है। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बनी है, इसको मैं सीधी कर देता हूँ। ठीक है, ये लगभग सीधी है। ओके, सही है। तीनों पॉइंट्स होते हुए आपकी लाइन बन रही है, ये पहला समीकरण बनेगा। इसी तरह से दूसरी टेबल देखें, क्या कहता है? x का वैल्यू 5 हो, x का वैल्यू कितना हो 5, और y का वैल्यू कितना हो, देखिए 0। ना तो आपको ऊपर जाना है ना ही नीचे जाना है, आपको पॉइंट कहाँ लगाना है, यहाँ ड्रॉ करना है आपको पॉइंट। फिर कहता है x का मान 2 और y का मान कितना कह रहा है, y का मान होना चाहिए 4। y का मान कितना कह रहा है, ये कह रहा है y का मान होना चाहिए 4। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट लगे हैं, ये वाला और ये वाला। इन दोनों को मिलाते हुए लाइन बनाए। इन दोनों पॉइंट्स को होते हुए लाइन बनाते हैं अपन, तो कुछ लाइन यहाँ इस तरह से बनेगी आपके पास। सही है, ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। आया आपको समझ में? ये 2 लाइन हमारे पास बनी है। दोनों लाइन के नीचे इनके समीकरण लिख दीजिए। दोनों लाइन के नीचे इनके समीकरण। ये कहाँ से बनी लाइन? ये पहली लाइन बनी है इस समीकरण से, y बराबर x/2 से। इसी तरह से ये लाइन कहाँ से बनी? ये बनी है यहाँ से 4x + 3y = 20। बोला है समझ में किस तरह से ग्राफ बना है आपका? तो यहाँ आप देखेंगे कि ये दोनों लाइंस जो हैं, आपकी जो ये लाइन है थोड़ी सी ऊपर जानी चाहिए, हल्का सा ऊपर जानी चाहिए। ये दोनों पॉइंट आप देखेंगे कि यहाँ इस पॉइंट पे कट रहे हैं ना। x का वैल्यू 4 आ रहा है और y का वैल्यू कितना आ रहा है, 2। x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 2 है। इस पॉइंट पे आपकी ये दोनों लाइनें कटेगी। मैं लाइन को थोड़ी लंबी बनाता तो ये यहाँ पे कटती, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ गलती हुई है लाइन बनाने में, लाइन एकदम एग्जैक्ट नहीं बनी है, इस वजह से ये लाइन कट नहीं रही है। वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों लाइन कहाँ कटेगी, जब आप अपने ग्राफ पे बनाएंगे तो ये लाइन x बराबर 4 और y बराबर 2 पे आपके कटेगी। तो ये आपका आंसर मिलेगा कि x का वैल्यू यहाँ पे है 4 और y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है 2। समझ में आया आपको किस तरह से मैंने बनाई है? एक बात जो है यहाँ लिखना अपन भूले हैं, और वो आपको लिखनी है, वो है आपका इसका पैमाना। यहाँ सबसे ऊपर ग्राफ जब आप लिखें तो आप यहाँ पैमाना लिखेंगे। पैमाना क्या है कि जब x अक्ष जो होता है, ये x अक्ष जो है, आप लिखेंगे x अक्ष जो है, यहाँ जो एक बॉक्स जो है या 1 सेंटीमीटर जो है, 1 सेंटीमीटर जो है वो किसके बराबर है, 1 अंक के बराबर है। किसके बराबर है, 1 अंक के बराबर है। इसी तरह से y अक्ष, यहाँ पे भी ये 1 सेंटीमीटर जो है ये 1 अंक के बराबर है, ये 1 अंक के बराबर है। ठीक है, आया आपको समझ में? तो यहाँ इस तरह से आपका आंसर बनेगा। यहाँ इसका आंसर आप लिख लीजिए। आंसर क्या है, x बराबर कितना आएगा, x का वैल्यू है 4, y बराबर कितना है, y का वैल्यू है 2। x क्या था, देखिए x है आपके पास हुपला, x क्या है, हुपला, यानी कि उसने हुपला वाला गेम 4 बार खेला है और इसने चरखी कितनी बार खेली है, 2 बार। चरखी कितनी खेली है, 2 बार चरखी। आप इनके रुपए काउंट करके दिखाइए मुझे किस तरह से बनेंगे। आपके रुपए कितने बनेंगे यहाँ पे, पूरे के पूरे, क्योंकि देखिए चरखी के रुपए कितने लिखते हैं, इसको गुणा करके देखेंगे आप। 4 चौके 16 और 3 दूनी 6, ठीक है। आप इसको x का वैल्यू आपके पास बनेगा 4 और y का वैल्यू कितना बनेगा आपके पास, 2 वैल्यू बनेगा। आप वैल्यू पुट करके इसको करेक्ट करके भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट होता है। उदाहरण नंबर 1। आगे बढ़ रहा हूँ मैं उदाहरण नंबर 2 की तरफ। उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है, कहता है रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदे। क्या करा है इसने एक रोमिला नाम की लड़की ने दुकान में गई है, 9 रुपये में इसने 2 तो पेंसिल खरीदी और 3 इसने रबड़ खरीदी है। फिर क्या कहता है, उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास की तरह नई पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपये में इसी तरह की 4 पेंसिल खरीदी है और इसने 6 रबड़ खरीदे हैं। क्या कह रहा है, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में बनाना है। कि जो आपको कंडीशन दे रखी है, सबसे पहले इसका आपको समीकरण बनाना है और फिर इसे सरल करके दिखाना है। तो समीकरण कैसे बनाएंगे, देखिए अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, है ना, अब थोड़ा सा मुझे फास्ट चलना पड़ेगा। हल, सबसे पहले रोमिला की बात करें। रोमिला
देखिए यहाँ ये 2 आइटम खरीदे जा, दोनों बच्चे 2 आइटम खरीद रहे हैं। एक तो खरीद रहे हैं क्या, ये खरीद रहे हैं पेंसिल माना, एक तो बच्चे एक तो ये क्या खरीद रहे हैं, पेंसिल खरीद रहे हैं, और दूसरा ये रबर खरीद रहे हैं। हम मानते हैं कि पेंसिल इन्होंने कितनी खरीदी है, पेंसिल खरीदी इन्होंने x, किसने, पेंसिल की संख्या कितनी है, पेंसिल की जो रेट है, पेंसिल की जो रेट है x रुपये है पेंसिल की रेट, और y की, रबड़ की रेट कितनी है, y रुपये। समझ में आया, एक पेंसिल कितने रुपए में आती है, x रुपये में, इसी तरह से एक रबड़ कितने रुपए में आता है, y रुपये में आता है। अब रोमिला की बात करें, अब बात करें रोमिला की तरफ। रोमिला ने क्या करा है, रोमिला ने देखिए 2 पेंसिल खरीदी है, 2 पेंसिल, तो क्या करेंगे 2 गुणे x, क्योंकि एक पेंसिल का x रुपये लगता है तो 2 का कितना लगेगा, इसको गुणा करने से। फिर कहा इसने 3 रबड़ खरीदी, कितने खरीदे, 3 रबड़, तो कहेंगे 3y, और इसने रुपये कितने दिए, इसने 9 रुपये दिए, कितने रुपये दिए इसने, 9 रुपये दिए। तो ये आपका पहला समीकरण बनेगा, 2x + 3y = 9, ये रोमिला के लिए आपका समीकरण बनेगा। इसी तरह से दूसरी की बात करें, दूसरी लड़का का क्या नाम है, सोनाली, दूसरी लड़की का नाम है सोनाली। इसने क्या करा, सोनीला, अच्छा सोनीला कर दिया मैंने ना, सोनाली नाम लिखा है, सोनाली। इरेजर भाई साहब कहाँ गए, सोनाली। सोनाली ने क्या करा है, उसने 4 तो पेंसिलें खरीदी है और 6 रबड़ खरीदे, 4 पेंसिल खरीदी है और 6 रबड़ खरीदे। तो क्या लिखेंगे, 4x + 6y बराबर कितने, इसने कितने रुपए में खरीदे, 18 रुपये में, कितने में खरीदे, 18 रुपये में खरीदे। ये लीजिए, बोला है समझ में। तो ये हमारे पास 2 समीकरण इस तरह से बनेंगे। देखिए रबड़ कितने रुपए में आता है, y रुपये में, पेंसिल कितने रुपए में आती है, x रुपये में, दोनों को गुणा करके जोड़ोगे तो 9 रुपये में रोमिला के लिए, और सोनाली के लिए 18 रुपये में। सही है। अब कहता है इसे आप सरल करके दिखाएं, और आपको लाइन बना के आपको दिखाना है। इसको कर लेते हैं अपन, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। ये क्वेश्चन जो है मैं इसे यहाँ से हटाता हूँ, अब अपने को क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। तो चलिए ओके, ग्राफ की अपने को जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन आप लोगों के लिए आपकी बुक में है, और आप लोग यहाँ से एक बार पढ़ चुके हैं क्वेश्चन को। अब अपने को ग्राफ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए मैं ग्राफ को यहाँ कर देता हूँ। अब दोनों समीकरणों को अपन बारी बारी से सॉल्व करेंगे। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। सबसे पहले समीकरण नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, किसकी जगह मान रखेंगे। कहा है 2x + 3y बराबर कितने आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। बराबर में कितने आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। तो देखिए किस तरह से करने वाले हैं। आप देखेंगे 3 का भाग 9 में आराम से जाता है, यानी आप इसकी जगह अगर वैल्यू कुछ रखेंगे तो आपको y का वैल्यू आपको मिलेगा। 2 ऐसी संख्या कि 2 का भाग जनरली आप देंगे तो आपका 2 का भाग भी आराम से चला जाता है। तो आप दोनों में बारी बारी से वैल्यू जगह पे वैल्यू रख देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए 3 का भाग 9 में आराम से जाता है, तो एक काम करिए, इसको हटाइए। हम x की जगह कितना मान लेते हैं, 0, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। x बराबर क्या रखें, 0। तो बनेगा समीकरण 2 × 0 + 3y बराबर कितने, 9। ये तो 0 हो गया, ये तो सीधा सीधा 0 हो गया। y का वैल्यू क्या बनेगा, गुणे में जो 3 है ये भाग में डाल दीजिए। y बराबर बनेगा 9/3, यानी कि 3। कितना बनेगा, y बराबर 3। जब x कितना माना मैंने, 0। तो टेबल बनाए इसके ऊपर, यहाँ बना देते टेबल इसकी। ये पहली टेबल है, मैं 2 ही वैल्यू ले रहा हूँ, x और y। हमने कहा x का वैल्यू 0 हो, x का वैल्यू 0 हो तो y कितना मिलता है, y हमें कितना मिलता है, 3 मिलता है। कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। आगे करें, एक वैल्यू अपन और मानते हैं। क्या करें, y की जगह x की जगह आप कुछ और वैल्यू रख के देखिए क्या बनेगा आपके पास। आप y की जगह, आप इस बार आप y की जगह भी कुछ ना कुछ रख के देख सकते हैं। जैसे y की जगह अगर 1 रखें, y की जगह आप 1 रखें तो बनेगा 3 एकम 3। कितना बनेगा, 3 एकम 3। ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ 6, 9 में से 3 हटेगा, 6 बनेगा। 6 में 2 का भाग आराम से जाता है। तो इस बार मैं y की जगह पे वैल्यू रख रहा हूँ। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा x में ही वैल्यू रखें, आप y की जगह में भी वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ छोटा अंक आ रहा है 2, और 2 का भाग जनरली आसानी से चला जाता है। तो मैं यहाँ y की जगह कितना रख रहा हूँ, इस बार 1 रख के देख रहा हूँ। y बराबर 1 माना, तो समीकरण क्या कहता है, 2x + 3y बराबर कितने हैं, 9। और y की जगह हम कितना मान रहे हैं, 1। 2x + 3 × 1, 3 × 1 बराबर कितने, 9। ये क्या बनेगा, 3 बनेगा। 9 में से क्या होगा, 3 माइनस होंगे, तो 2x बराबर बनेंगे 6,
और x का वैल्यू हमें मिलेगा कितना 3, x का वैल्यू कितना मिलेगा हमें 3 वैल्यू मिलेगा। आप यहाँ पे सीधा करके कर सकते हैं, 3 दूनी 6, x का वैल्यू 3 मान के देखिए, 3 वहाँ भेजिए, है ना। आप वैसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वैल्यू रखिए, कह रहे हैं x का वैल्यू हमें 3 मिला है जब हमने y की जगह कितना माना है, जब हमने y की जगह 1 माना है, y की जगह 1 हमने माना है। ये पहला समीकरण जो है यहाँ पे सॉल्व होता है, इसकी टेबल बन गई। अब आते हैं दूसरे समीकरण की तरफ। दूसरा समीकरण कैसे सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ से अपन बंद कर देते हैं। अब कहेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कहता है देखिए पढ़िए, कहता है 4x प्लस 6y बराबर कितने हैं, बराबर 18 है। समझ में आया। आप यहाँ देखेंगे 18, 6 और 4 ये तीनों अंक दो से भाजित हो जाता है, 2 का भाग इन तीनों में जाता है। तो मैंने इस समीकरण को थोड़ा सा चेंज करा, कैसे कि इन सब में मैंने 2 का भाग दे दिया, इन सब में मैंने 2 का भाग दे दिया। 2 का भाग क्यों दिया, ताकि समीकरण थोड़ा सा आसान हो जाए। क्या बनेगा, क्या बनेगा समीकरण देखें, बनेगा 4 का भाग, 4 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी बनेगा 2x। यहाँ भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 6 में 3 बार, और यहाँ भाग देंगे कितना बनेगा 9, कितना बनेगा 9 बनेगा। अब आप जरा यहाँ से थोड़ा सा ध्यान लगा के देखें तो ये दूसरा समीकरण और ये पहला समीकरण दोनों एक जैसे हैं, दोनों के दोनों समीकरण एक जैसे हैं। बिल्कुल आपको समझ में आया कि दोनों समीकरण आपके एक जैसे हैं। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि दोनों समीकरण एक जैसे मुझे दिखे। देखिए 2 या 4 है, या 3 है, या 6 है, 9 है, या फिर 18 है। तो दोनों समीकरण एक जैसे हैं, बस 2 का फर्क आ रहा था, 2 का फर्क आ रहा था। तो दोनों समीकरण जब एक जैसे हैं तो इनकी टेबल भी क्या बनेगी आपके पास, एक जैसी बनेगी। इनकी टेबल भी क्या बनेगी, आपको एक जैसी बनानी। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, x लिखें, y लिखें, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, x का 3, y का 1। आपको इसकी टेबल फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ लिख सकते हैं इसी तरह से, है ना, इसी तरह से आप ये टेबल फिर से बना सकते हैं। अब आप देखेंगे कि क्योंकि दोनों की टेबल के वैल्यू जो है वो सेम आ रही है, तो दोनों लाइनें एक के ऊपर एक लाइन बनेगी, दोनों लाइनें आपके एक के ऊपर एक बनेगी। मैं यहाँ ग्राफ को ले आता हूँ और आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ किस तरह से लाइन बनेगी आपके पास। x का वैल्यू 0, कह रहा है x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3। एक मिनट, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, यानी पॉइंट लगेगा आपके पास यहाँ पे, ये पहला पॉइंट लगेगा। फिर कहता है x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1, y का वैल्यू कितना है 1, ये दूसरा पॉइंट लगेगा। आया आपको समझ में। पहली लाइन यहाँ बनेगी कुछ इस तरह से, ये बनेगी आपकी पहली लाइन। थोड़ी लाइन को अरेंज कर देता हूँ फिर से, क्योंकि देखिए मेरे पास डिजिटल वे है तो थोड़ा मुझे दिक्कत होती है लाइन को बनाने में। इसीलिए मेरा आंसर जो है वो एकदम एग्जैक्ट नहीं आता है, थोड़ा सा हल्का उसमें से करेक्शन रह जाता है। ये लीजिए, अब लाइन लगभग आपके पॉइंट से निकल रही है, ठीक है। ये बनेगी आपकी पहली लाइन। इसी तरह से दूसरी लाइन देखिए, दूसरी लाइन भी क्या कह रहा है, सेम टेबल है, सेम वैल्यू है, तो आप दूसरी टेबल बनाइए। आपके पास पॉइंट यही रहने वाला है 3 और 1, है ना, ये वाले पॉइंट। दूसरी लाइन आप इसी के ऊपर बनाएंगे, दूसरी लाइन बिल्कुल इसी के ऊपर बनेगी, ये बनेगी आपकी दूसरी लाइन। ओके, तो दोनों लाइन है जो आपके एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी। समझ में आया आपको। तो यहाँ इनके वैल्यू जो होंगे, इनके मान जो होंगे अनंत होंगे। इनका हर एक पॉइंट कट रहा है तो इसका मतलब इसका हर एक पॉइंट इसका आंसर बनेगा। इस तरह से आपको करके आना है। ये क्वेश्चन जो है कम से कम आपके 5 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का आपके कम से कम क्वेश्चन आता है। आराम से आपको 5 नंबर दिला के जाएगा, 5 मार्क्स का, है ना भाई। चलिए आगे बढ़े। आज का आपका लास्ट उदाहरण रहेगा उदाहरण नंबर 3। प्रश्नावली के क्वेश्चन लगभग मैं आपसे कराऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन, आप यहाँ इन्हें अच्छे से समझिएगा। कहता है 2 रेल पटरियां समीकरणों, एक समीकरण ये दे रखा है और दूसरा समीकरण आपको ये दे रखा है। इस बार आपको कोई एक स्टेटमेंट नहीं दे रखा, सीधे आपको समीकरण बना के दे रखे हैं। कह रहा है इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त करिए। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने यानी कि आपको सीधा सीधा ग्राफ बनाना है। इस बार आपको कोई बना के नहीं लिखना है, कोई रमीला गई ना कुछ गया है ना, कुछ नहीं करना है। आपको सीधे समीकरण दे रखे हैं। समीकरण 1 सीधा सा कह रहा है, समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 की बात करेंगे सीधी सी। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं।
क्या कहता है समीकरण एक? समीकरण एक कहता है, या पहला सीधा ऐसे लिख देते हैं, समीकरण कहता है x प्लस 2y माइनस 4 वैल्यू कितना आ रहा है, बराबर आ रहा है 0। इसे अपन सीधा सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 2y, मैं 4 को वहाँ भगा रहा हूँ, बनेगा कितना, प्लस का 4। क्या बनेगा, प्लस का 4। आप यहाँ x की जगह कुछ मान रखें या फिर y की जगह कुछ रखें, दोनों ही आसान है। अब y की जगह वैल्यू रख के देखिए, y बराबर अगर आप सबसे पहले अपन 1 रख के देखें तो क्या बनेगा, x प्लस 2 एकम 2 बराबर 4, x बराबर 4 माइनस 2, क्योंकि ये 2 कहाँ जाएगा, माइनस में, x का वैल्यू क्या बनेगा 2। अब मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि अब आपको समझ में आ चुका है। पहली टेबल, यहाँ x रखें, यहाँ y रखें। हमने कहा y का वैल्यू जब 1 है तो x का वैल्यू कितना है 2। अब मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, ठीक है। दूसरा समीकरण फिर से दूसरी वैल्यू देखें, y बराबर, ये पहला वैल्यू है। अब y की जगह कुछ और रख के देखते हैं, y बराबर 2 रख के देखिए, y की जगह कितना रखे, देखिए 2। समीकरण क्या है, देखिए समीकरण है x प्लस 2, y की जगह हमें 2 मानना है, बराबर आता है 4। x बराबर 2 दूनी कितने बनेंगे, 4। यहाँ बनेंगे 4 माइनस 4, यानी कि x का वैल्यू क्या मिल रहा है आपको, 0। x का वैल्यू क्या मिल रहा है, 0। कहें x का वैल्यू 0 मिलेगा जब y कितना माना जाए, 2। जब y कितना माना जाए, 2। तो कितना आसान था, है ना, 2 वैल्यू आपको मिली। अब आते हैं दूसरे समीकरण की तरफ। समीकरण, दूसरा समीकरण कहता है 2x प्लस 4y माइनस के 12 बराबर कितने हैं, 0। सॉल्व करें, 2x प्लस 4y बराबर में कितने लिख दीजिएगा, 12 लिख दीजिए। कैसे करें, एक बार देखिए, आप देखेंगे 2 का भाग 12 में जाता है, 4 का भाग 12 में जाता है। अगर ऐसा कुछ वैल्यू मिले कि दोनों अंकों के भाग आपके 12 में जाते हो या दिए गए अंक में जाते हो, तो दोनों को बारी बारी से 0 कर दीजिए। एक बार x को 0 कर दीजिए, दूसरी बार y को 0 कर दीजिए। फिर से ध्यान दे के सुनिएगा, अगर यहाँ अंक x के गुणांक और y के गुणांक कुछ इस तरह से हो कि दोनों का भाग यहाँ जाता हो, दोनों का भाग यहाँ जाता हो, तो एक बार आप x की वैल्यू 0 करिए और एक बार आप y की वैल्यू 0 करिए। क्या करें, x 0 करिए, x 0 करेंगे तो बनेगा 2 इंटू 0 प्लस 4y बराबर कितने, 12। ये तो 0 हो गया। y का वैल्यू क्या मिलेगा, 4, गुणे में है, भाग में डाल दीजिए, बनेगा 12/4 यानी कि 3, यानी कि 3। सीधा लिख रहा हूँ मैं, y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 3 मिलेगी, y बराबर 3। दूसरा समीकरण बनाए, दूसरी टेबल बनाते हैं, यहाँ बना लेते हैं अपन दूसरी टेबल। x और y, हमने कहा x बराबर 0 तो y बराबर कितने, 3। मैंने कहा एक बार x को 0 करिए, एक बार y को 0 करिए। जब y 0 करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए y की जगह 0 रखिए। समीकरण है आपके पास 2x प्लस 4 इंटू 0 बराबर कितने, 12। ये 0 हो जाएगा, 4 इंटू 0 0। 2 का भाग देंगे 12 में, कितनी बार जाएगा, 6 बार। x बराबर क्या मिलेगा, 6। कैसे क्या पता लगा आपको, ये तो 0 बन जाएगा, 4 इंटू 0 0। 2 के गुणा, अच्छा x के गुणा में 2 है, वो जाएगा भाग में, बनेगा 6। वैल्यू रखिए, कहा y बराबर 0 जब रखा तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, हमें 6 मिलेगा। ये 2 टेबल आपकी बनी है, बस इन दोनों को आपको ग्राफ बना के दिखाना है, ठीक है। अब आपको लगेगा कि क्वेश्चन काफ़ी आसान है, मैंने थोड़ा फास्ट करा है, तो देखिए इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो मैं कह रहा हूँ आपको हर एक क्वेश्चन को करने में मुश्किल से मुश्किल आपको 5 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। अब अपन ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा मैं ग्राफ को बड़ा कर लेता हूँ, ओके। सबको दिख जाएगा अच्छे से। चलिए वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले यहाँ पहले के लिए देखते हैं, कह रहा है x का मान होना चाहिए 2, x का मान 2 होना चाहिए, y का मान 1 होना चाहिए। x का मान 2, y का मान 1, यहाँ लगाए पॉइंट। x का मान 0, y का मान 2, x का मान 0, y का मान 2, ये लीजिए, ये दूसरा पॉइंट। लाइन बनाए, यहाँ बनेगी आपके पास लाइन इन दोनों से मिलाते हुए, ओके। देखिए डिजिटल बोर्ड में थोड़ी सी ये दिक्कत आती है कि जो लाइन जो है इसे अरेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट से लेके आना। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लाइन एकदम मिडिल से निकले। ये पहला बनेगा। इसी तरह से दूसरा देखें, x का मान 0 ये रहा, और y का मान कितना होना चाहिए, 3। y का मान कितना होना चाहिए, 3। तो पॉइंट लगाएं, कहाँ लगेगा पॉइंट, यहाँ लगेगा पहला पॉइंट। x का मान 6, y का मान 0, x का मान 6, y का मान 0,
y का मान 0, आपको ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना है। ये दूसरी लाइन, ये बनेगी आपके पास दूसरी लाइन, कुछ इस तरीके से। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से दिख रही है। तो दोनों लाइन जो है कुल मिला के कुछ इस तरह से बनेगी। देखिए, सही है। क्वेश्चन कहता है कि ये रेल की पटरियों का समीकरण है। ये समीकरण किसका है? रेल की पटरियों का। तो आप देखेंगे दोनों लाइनें जो है रेल की पटरी जैसे बन रही है ना, दोनों लाइनें आपके समांतर बन रही है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व होता है। पैमाना आपको लिखना है, कैसे लिखेंगे पैमाना? बोलिए, पैमाना कैसे लिखते हैं? सबसे पहले ऊपर, जब आप ग्राफ पेपर लें तो ग्राफ पेपर में ऊपर की तरफ लिख लीजिएगा पैमाना। वही पैमाना है कि एक्स अक्ष 1 सेंटीमीटर 1 अंक के बराबर, इसी तरह से वाई अक्ष 1 सेंटीमीटर 1 अंक के बराबर है। बोलो ठीक है। आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आया है। याद रखिए, यहाँ सिर्फ ये वाला जो काम है, वैल्यू किस तरह से रखी जाती है और किस तरह से वैल्यू को काटा जाता है, सॉल्व किस तरह से करा जाता है, ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप कह देंगे हम तो सीधे एग्जाम में करके आ जाएंगे, तो आपसे नहीं होने वाला है। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चन जो है आपकी प्रश्नावली के क्वेश्चन, वो अपन कल की क्लास में शुरू करेंगे। और फिर से कह देता हूँ, प्रश्नावली की क्वेश्चन मैं थोड़े फास्ट करूँगा। ठीक है, आपको समझ में आएंगे। हाँ, सारे क्वेश्चन मैं समझाते हुए चलूँगा, लेकिन थोड़ा सा वे जो होगा वो थोड़ा सा फास्ट करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे आप लोगों से। थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट।